अब देखो अब यहां पे देखो कि हम एएमपीएम रूल क्यों अप्लाई करते हैं। हम ये क्यों कहते हैं कि सुबह बोला तो शाम को बोला तो सुबह। हम दो टोजें इकट्ठी क्यों नहीं रखते, वक्फे से क्यों रखते हैं। हम ए करने के बाद फिर सब ताल लगा लेने को अच्छा क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। ठंडा हो जाए, जानवर बोलता रहे, हमें तो तकलीफ नहीं। ये है कि सिर्फ डिस्टर्बेंस की वजह से आप कहेंगे वो शोर कर रहा है, तो वो मसला है आपकी। असल मसला हमें किससे है, इंसर्शन से। इसको स्टडी करते हैं। अब ये देखें आप लोग, हम लोगों ने ये बात की, मोटी मोटी बात करूंगा सिर्फ, कि फॉलिकल जो है वो मेंटेन रहता है कितनी देर तक के लिए। अब वो टाइम पीरियड कि जिसमें एलएच फॉलिकल पे एक्ट कर रहा है और फॉलिकल को खत्म कर रहा है और अंडे को फ्लोपियन ट्यूब में ला रहा है, इसके लिए डिफरेंट टाइम है। 6 घंटे भी लगते हैं, 6 से 12 घंटे भी लगते हैं, यानी कि वो 8 घंटे में भी अंडा फ्लोपियन, ये नहीं है कि एलएच एक्ट किया और 25वें घंटे पे अंडा फ्लोपियन लगता है। एक्ट करने में, उसके मोड ऑफ एक्शन में, उसके प्रोसेस में 6 घंटे, 8, 10 या 12 घंटे लग जाते हैं। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो हम कहते हैं 8 घंटे। तो 8 आर वो हो गए ओवुलेशन के, जिसमें एग फ्लोपियन ट्यूब में है। अब 32 आर के ऊपर जो है वो अंडा फ्लोपियन ट्यूब में मौजूद है, और एग की जो लाइफ है वो हम कहते हैं 18 से 24 घंटे है, और जिसमें हम एफिशिएंट लाइफ कहते हैं कि जिसमें वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उसकी मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, फ्यूज होने के काबिल होती है, वो हम कहते हैं 6 से लेके 8 घंटे या 12 घंटे। ये एफिशिएंट लाइफ ऑफ एग। अच्छा, स्पर्म्स की लाइफ क्या है, हम लोग कहते हैं स्पर्म्स लाइफ, वो हम कहते हैं 24 घंटे से लेके 48 घंटे। लेकिन जो उसकी एफिशिएंट लाइफ है वो क्या है, वो है 12 से लेके 18 घंटे। अब मुझे कोई कहता है यहां से स्लाटर हाउस में जाना है, भागते जाना है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हो, मैं यहां से वो मदरसे तक जाऊंगा भागता हुआ, मैं एफिशिएंट हूं मदरसे तक, भागता क्यों, मदरसे के बाद मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, मैं चलूंगा स्लो चलूंगा, लेकिन मैं इस काबिल नहीं होऊंगा कि टाइमली उस अपनी जगह पे पहुंच जाऊं। देखो ना, हम फिर बिलफर्ज कहते हैं 1 किलोमीटर का एरिया ना, यहां से स्लाटर हाउस, फ्रॉम आपका ये हॉस्टल से स्लाटर हाउस, मैं यहां से भागा हूं, मैं एफिशिएंट रहूंगा कहां तक, मदरसे तक। उसके बाद, और मुझे ये कहा गया है कि तुमने पहुंचना है 5 मिनट, बस 5 मिनट से लेट हो गए तो फारिग है, मैं यहां तक एफिशिएंट हूं, मैं 3 मिनट में यहां पे पहुंच गया, यहां पे मैं इतना लाजिर हो गया कि मैं यहां पे नहीं पहुंच सकता। और अगर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट ही यहां से करूं, ये एरिया कम है, तो मैं यहां पे फिर पहुंच सकता हूं। तो स्पर्म्स का भी क्या है कि अब जो स्पर्म मौजूद हैं जी रिंग्स में, वो ऊपर चढ़ाई इस तरह से चढ़ते हैं, वो यहां पे अपनी एनर्जी क्या कर देंगे, सारी वेस्ट कर देंगे। अब कुछ स्पर्म्स हैं जो मोटाइल हैं, जिनकी मोटिलिटी है, अब स्पर्म्स की भी ना डिफरेंट चीजें हैं, हम कहते हैं स्पर्म्स की जी टोटल मोटिलिटी कितनी है, कि ओवरऑल में से कितने मूव कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि इनमें से प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है, कि एक ग्रुप में एक डायरेक्शन में कितने मूव कर रहे हैं, और फिर इसमें कहते हैं फास्ट मोटिलिटी कितनी है, तेज कितने हैं। तो अगर एक स्पर्म की मोटिलिटी, अगर हम सीमन की मोटिलिटी की बात करें ना 70% मोटिलिटी है, तो उसमें से अगर फास्ट मोटिलिटी 25-30% है तो ही वो काबिल है वो फ्लोपियन ट्यूब में है। आ रही है मेरी बात समझ आप लोगों को। तो उसमें क्या हुआ कि ये बॉडी ऑफ यूट्रस में 70% सीमन आया ना, 70% जो है वो मोटाइल है, यानी कि वो चल फिर रहे हैं,
इस 70 में से 25-30% जो है वो ऐसे हैं जो कि फास्ट है, फास्ट तेज चल रहे हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा है। बाकी ये जो 70 माइनस 25 कर दो, ये जिंदा तो है लेकिन इस काबिल नहीं है कि वो फ्लोपियन ट्यूब में चले। ये रास्ते में ये स्लो स्लो चल रहे हैं, स्लो 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 बड़े सुकून से जा रहे हैं। जब तक ये फ्लोपियन ट्यूब में जाएंगे अंडा फारिग हो चुका होगा। तो कैच किसने करना है? ये फास्ट मोटिलिटी। तो जो एक्टिव, ये जो एफिशिएंट है जिसमें, ये फास्ट मोटिलिटी जिसमें ज्यादा रहती है स्पर्म्स की, क्या टाइम है 12 से 18 घंटे। इसके बाद 18 घंटे के बाद स्पर्म जिंदा तो होंगे, हरकत में भी होंगे, लेकिन उनकी हरकत इतनी तेज नहीं होगी कि वो फ्लोपियन ट्यूब में चले। हो सकता है कि वो इन 18 घंटे के बाद यहाँ पे पहुंचा है ना, जिंदा तो है, और मजीद 10 घंटे में यहाँ से यहाँ पे आ, तो यहाँ पे आने के काबिल अंडा तो यहाँ पे हमारे लिए, हमारे पास बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आता है। क्लियर होगी बात? अब हम कहते हैं कि हमने एआई कर दी। हमने एआई की, बिलफर्ज मिसाल लो, मैं कहता हूं कि एक जानवर बोला है, हमने 6 घंटे बाद एआई कर दी। 12 से 18 एफिशिएंट लाइफ है ना स्पर्म्स की। तो अब स्पर्म्स ये है ना, तो अब यहां पे अगर स्पर्म पहुंच गया है फ्लोपियन ट्यूब में, ये स्पर्म इस अंडे के साथ मिलने के काबिल नहीं। क्यों? एक प्रोसीजर है जी कैपेसिटेशन, पहले भी बताया। अब स्पर्म्स की होनी है कैपेसिटेशन, कि उनकी हेड के अंदर हेटेरोसोमल लेयर्स होती हैं, उनकी फ्यूजन होती है, ठीक है। स्पर्म्स अपनी तैयारी करता है अंडे के साथ मिलने की, सिंपल आप ये समझे। उसके लिए मिनिमम वक्त दरकार है 7 से 8 घंटे। उससे पहले स्पर्म अंडे के साथ मिल नहीं सकता। बेशक अंडा पड़ा हो, पास स्पर्म खड़ा है, जब तक वो अपनी तैयारी नहीं करेगा अंडे के साथ नहीं मिलेगा। तो ये 8 घंटे उसकी कैपेसिटेशन तो होगी। 6 + 8 कितना हो गया? 14 घंटे के ऊपर जो है वो स्पर्म तैयार होके बैठे हुए हैं, किधर? फ्लोपियन ट्यूब में, कि अंडा आए और हम उसे पकड़ लें, फर्टिलाइज कर दें। अंडा कब आ रहा है? 32वें घंटे। 32वें घंटे पे आ रहा है ना। 14 32 - 14 करो, तो इस टाइम पे हमारा सीमन सारा क्या हो रहा होगा? खत्म हो रहा होगा। अब हो सकता है कि वो रेंज थी ना 6 से 12, हो सकता है 30 पे आ गया अंडा, 28 पे भी आ। तो अगर 28 पे आ रहा है तो फर्क कितना हो गया? 22 घंटे। 30 पे आ रहा है तो फर्क कितना हो गया? 20 घंटे। तो तब तक हमारी एफिशिएंट लाइफ जो है वो स्पर्म्स की कम हो जाएगी, और जो हमारे पास कंसेप्शन रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर यही हम करें कि 32वें घंटे पे अंडा आ रहा है, यहाँ पे ले दोबारा से 24 आवर प्लस 8 आवर, 32 आवर पे अंडा फ्लोपियन ट्यूब में आ रहा है। हम अगर इंसेमिनेशन करते हैं 14 घंटे पे, सुबह बोलिए शाम को, बिलफर्ज 8 घंटे हम लोगों ने कर दिए कैपेसिटेशन। 22वें घंटे पे जो है वो हमारा क्या है? सीमन तैयार है, किधर? फ्लोपियन ट्यूब में। अब 32 - 22 करो, तो 10 के ऊपर देखो 12 से 18, 12 से जितना कम होगा उतना बेहतर है। 10 घंटे है, एफिशिएंट है। 8 घंटे, अगले 8 घंटे तक सीमन हमारा एफिशिएंट है। अगर स्पर्म 28 पे आए तब भी हमारे स्पर्म कैच करेंगे, 30 पे आए तब भी, 32 पे आए तब भी, 34 पे आए तब भी, 36 पे आए तब भी हमारे स्पर्म वहां पे एफिशिएंट है कि वो क्या करें? एग को कैच करें। और रही बात एक कि हम लोग डबल डोज एक साथ क्यों नहीं करते, उसका नुकसान क्या है? अब मैं डबल डोज एक साथ करता हूं ना, अब ये 6 घंटे पे दोनों डबल डोज करते हैं। अब ये सारे स्पर्म 14वें घंटे पे मौजूद है वहां पे एक्टिव होके, और 32वें घंटे तक ये सारे एक साथ क्या हो जाएंगे? और अगर मैं यहाँ पे 8 घंटे का वक्फा दे दूंगा, अब ये वाले तो डेड हो जाएंगे, ये वाले क्या होंगे? ये देर तक एक्टिव होंगे। हम सिर्फ वक्फा दे के इस वजह से करते हैं कि ज्यादा अरसे तक जो है वो स्पर्म्स फ्लोपियन ट्यूब के अंदर रहें, ताकि अंडे का टाइम पीरियड शॉर्ट है, जब भी अंडा आए स्पर्म उसको एआई कर लेने के बाद आप लोग कंसेप्टार लगाएं। ये था जानवर बोला है, बोला हुआ है ना। हम लोगों ने एआई कर दी, टीका रख दिया, अंडा कहाँ था? ओवरी पे। हम लोगों ने लगा दिया क्या?
कंसेप्टाल के पास क्या था, FSH LH। LH अंडा को फाड़ के 6 से 12 घंटे में लेके आएगा फ्लोपियन ट्यूब में, जो कि उसने कब लाना था, 24 घंटे के बाद। अब मेरे GNS लगाने से उसने अमल स्टार्ट कर दिया, किसका, ओवुलेशन का। 6 से 12 घंटे के दरमियान अंडा किधर आएगा, फ्लोपियन ट्यूब में, और उसी वक्त स्पर्म भी गए हुए हैं ना। अब मैं कंसेप्टाल लगा रहा हूँ, 6 से 12 घंटे में अंडा कहां पे, फ्लोपियन ट्यूब में आ रहा है, वहां पे स्पर्म भी चले गए। उस 8 घंटे में स्पर्म की तैयारी होगी, उस 8 घंटे में अंडा भी फ्लोपियन ट्यूब में आ गया, तो दोनों का टाइम क्या हो गया, मैच हो गया, चांस ऑफ कंसेप्शन क्या हो गया, बढ़ गया। फिर तो डबल डोज करने की जरूरत नहीं, कंसेप्टाल लग जाए, कंसेप्टाल लग जाए। अगर आपके पास कोई ज्यादा क्रिटिकल केस है तो फिर भी डबल डोज कर लो, बाज़ औक़ात ये टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं तो अमूमन जरूरत है आप लोगों को। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि शुरू में AI करो ना जब, तो आपको क्या है कि लाजमन है कि क्या हो कि आप उसको कंसेप्टाल साथ लगाओ। IV लगाओ तो बेहतर है, या उसकी कॉक्सिडियल वेन में लगाओ तो और भी बेहतर है, IM लगाओ तो भी बेहतर है, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। अच्छा अब ये देखो, अब ये देखिए, आप लोग डेयरी फार्म पे थे, आप लोगों ने जानवर को एक प्रोटोकॉल लगाया, पहले ऑफ सिंक लगाया, दूसरा आप लोगों ने लगाया जी फिर ऑफ सिंक। वो जो 50 थे जो 6 नहीं ठहरे थे, मैं मिसाल दोबारा पहले पे आ गई, तो 50 थे जिनमें 6 नहीं ठहरे, उनको ट्राइयां कितनी हुई, 1 2 3 ट्राइयां हुई थी, 3 ट्राइयों के बाद 6 नहीं ठहरे थे। पहली ट्राई पे हम लोगों ने देखा जी, हम लोगों ने GNS लगाया सिंपल, दूसरी पे GNS लगाया सिंपल, तीसरी पे हम लोगों ने प्रोजेस्टेरोन प्रोटोकॉल लगाया। अब फिर हमने क्या किया, नहीं ठहरा, छठी पे हमने 3 बार अटेम्प्ट होगी, 6 नहीं ठहरे, हमने क्या की, उनको इंट्रायूट्राइन वॉश किया, बच्चेदानी की सफाई की, उसको मल्टीविटामिन दिए, उसकी न्यूट्रिशन भी बेहतर की, उसकी डेवलपमेंट की। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि ये कर लेने के बाद हमने इसको डबल ऑफ सिंक का प्रोटोकॉल लगाया, या G6G प्रोटोकॉल लगाया, वो लगाया, नहीं ठहरा। हम लोगों ने नेचुरल सर्विस कर दी, नहीं ठहरा। जब हम सिंगल ये कर रहे थे, हम लोगों ने डबल A करके भी देख लिया, नहीं ठहरा। अब जब डॉक्टर आएगा आप उसे क्या कहेंगे, आप इंटरेक्शन देखें, आप कहेंगे सर जी ये 6 जानवर हैं, रेगुलर हैं, बोलते हैं, 4 से ज्यादा मर्तबा बार इंसेमिनेशन हो चुकी है, ऑफसिंग प्रोटोकॉल लग चुका है इसे विद डबल इंसेमिनेशन, 8 घंटे 10 घंटे वक्फे के साथ, इसको हम लोग सीडर रख के देख चुके हैं विद डबल इंसेमिनेशन, जब हम लोगों ने 4 से 5 दिन के बाद इंसेमिनेशन की। इसका इंट्रायूट्राइन वॉश हो चुका है, किसी किस्म का क्लिनिकल साइन नहीं है, पस का साइन नहीं है, हार्म के अंदर सोजिश नहीं है, ओवरी के ऊपर किसी किस्म का सिस्ट नहीं है, ठीक है। इसको हम मल्टीविटामिन के ये कोर्स करवा चुके हैं, एनिमल जो है वो कंसीव नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे पास जो सीमन है, मैं लेबोरेटरी से वो चेक करवा चुका हूँ, वो अच्छी क्वालिटी का सीमन है, उसके अंदर कंसंट्रेशन, उसकी मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी सब ओके है, लेकिन ये एनिमल कैसे करता है। अब इससे बढ़ के क्या वो कर सकता है, उसका क्या नॉलेज है, उसका क्या तजर्बा है, वो आपके साथ शेयर करेगा, ठीक है। आप उसके तजर्बे को, जो उसने रिकमेंडेशन की है, जो उसने प्रेस्क्रिप्शन की है, उसको अपने सामने लिखे, कोई हार्मोनल प्रोटोकॉल उसने दिया, जो भी प्रोटोकॉल वो देगा ना, बिलफर्ज कहेगा 1 दिन 3 दिन 7 दिन 12 दिन और फिर इंसेमिनेशन कर, ये कुछ हार्मोन आपको कहेगा, तो आप कॉपी पकड़े, आप बोलो कि ये 1 दिन पे ये लग रहा है तो ये ओवरी पे क्या कर रहा है, तीसरे दिन ये लग रहा है तो ये ओवरी पे क्या कर रहा है, 7वें दिन ये लग रहा है, आप रीड करना शुरू कर दें प्रोटोकॉल, और एंड पे आप लोग पहुंच जाओगे कि हाँ जानवर ऐसे हीट पे आता है और ऐसे इसकी ओवुलेशन होती है और ऐसे इसकी AI होती है, ये प्रोटोकॉल डिफरेंट है, ये अप्लाई करके देखो। अगर इससे रिजल्ट मिल गया तो अगली बार ऐसे जानवर को आप लोग पहले से ये प्रोटोकॉल अप्लाई कर चुके और ये तजर्बा आपके एक्सपीरियंस में ऐड होता जाएगा। क्लियर होगी ये बात आपको? तो कुछ समझ आई है बातें? यस सर। तो सिर्फ रॉड पास कर लेना जरूरी, अगर सिर्फ रॉड पास करना आएगा तो सारी जिंदगी सारे ऐसे नीचे रहेगा। जब वो बात करेगा फॉलिकल की, आपके सर से ऊपर से आपने नहीं क्या होता है। जब बात करेगा ओवरी की, नहीं पता होगा। जब बात करेगा
कंसप्टाल की, एफएसएच की, एलएच की, साइक्लोमेट की, पीजीएफ2 अल्फा की, आपकी सारी बातें सर के ऊपर से जाएंगी। जाएंगी या नहीं जाएंगी? जब चीज आपने कभी पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी समझी नहीं, तो आपको वैसे वो चीज क्या लगेगी? पहाड़ लगेगी। ऐसे ही है ना? फिर आप सिर्फ यही कहेंगे मुझे लिख के दे दो, मैं लगा दूंगा, जानवर बोलेगा तो मैं टीका रख दूंगा। मेरा नॉलेज यहाँ तक क्या है कि वो बोलता है तो मुझे राड पास करना आता है बस। ऐसे ही है। तो ये चीजें आप बच्चे की चीजें पढ़ो, ये चीजें सीरियस हैं, ये चीजें लिखी हैं आप लोगों ने, और इन चीजों को अच्छे से गो थ्रू करें आप लोग। ये चीजें फॉर्म लेवल के ऊपर जो है ये अप्लाई होती हैं। ये आपको पता चल गया है कि सुबह बोले तो शाम को क्यों करना है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों के क्लियर हो गए हैं कि बोलता है तो जब हम टीका रखते हैं तो अंडा किधर होता है किधर नहीं होता। ये सारी चीजें मैंने शॉर्ट करके आपको पढ़ाई है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ाई, लेकिन इतना जरूर पढ़ाया है कि आपको फील्ड के हवाले से ये चीजें क्लियर हो जाए। ये एक जानवर डिलीवरी के बाद उसे कितने दिन बाद हीट में दोबारा लाया जाता है? 30 दिन के बाद जानवर हीट पे आ सकता है नॉर्मल। 30 डे का इन्वोल्यूशन है, 30 डे से ऑनवर्ड एनिमल को नॉर्मल हीट पे आना चाहिए। ठीक हो गया? आ रही है बात समझ? अगर हीट में नहीं आती ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। हीट में अगर नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप लोग ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। सर, उसका साइकिल रुका हुआ है, उसके साइकिल को ट्रिगर कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं इन प्रोटोकॉल से। सर अगर वो 21 से 25 दिन के दरमियान आ जाए तो आ जाए तो आ जाए। आप लोग कोशिश ये करें, बहुत अर्ली आ रहा है तो उसको इंसेमिनेट ना करें, उसको स्किप करें और अगली एक हीट पे करें। ठीक है? क्योंकि एनिमल जब देखो ना कि एक एनिमल हॉर्न के साइज से बढ़ के वापस श्रिंक होके आ रहा है, तो यूट्रस पे 1 साल का लोड था, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट मिल जाएगी, थोड़ा सा अंदर से क्लीन हो जाएगी। वो कुछ बकाया जात क्रंक कॉटिलिडन्स की क्रंक, अब ये जो जेला फेंकता रहता है ना जानवर, तो ये कुछ बकाया जात होती हैं जो कि कॉटिलिडन की क्रंकल में होती हैं। अब वो बकाया जात जो है वो थोड़ी थोड़ी जानवर करके जैसे जैसे क्रंकल श्रिंक होता रहता है, वो अंदर से गंद निकलता रहता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, वापस अपनी जगह पे जाती रहती है। जानवर क्या करता रहता है, वो थोड़ा बहुत गंद मैला जिसे आप लोग कहते हैं जो फ्रीजन का है ये तो 45 दिन तक गन वगैरह मारते रहते हैं, तो अगर बीज वगैरह इसको क्या चीज जो बड़ी गाय हैं जी जी अगर उनको शेमन रख दें तो 45 दिन तक वो गंद खराब मारते रहते हैं, कि मतलब वो कुछ वगैरह ब्लीडिंग होता है। 40 दिन तक ब्लीड नहीं होती रहती। क्यों ब्लीड होता है जानवर? ब्लीडिंग कोई ऐसा दर्द इंसेमिनेशन करने के बाद एनिमल जो है वो मेटास्ट्रस ब्लीडिंग करता है। एक बार डिस्ट्रोफिया करके इसको हो जाती है। नहीं सबर करते हैं। ये बच्चा ये कह रहा है कि इंसेमिनेशन की है, आज टीका रखा है, 45 दिन तक जानवर जो है वो खून फेंकता रहता है। नहीं सर, जो डिलीवरी के बाद 31 दिन तक 40 दिन तक शेमन रख दो उसके बाद। अच्छा ठीक है, यूट्रस में अगर किसी किस्म का वो हमारे पास जो है ना वो कुछ सेप्टिसिमिक कंडीशन आ जाती है, मतलब ये जो बायोमेट्रा है, ये पस जो है ये अंदर से कुछ हम लोगों ने डैमेज किया होता है, तो ये पस जो है थोड़ी बहुत रेडिश भी हो जाती है। समझ आ रही है? तो वो भी होता है कि जानवर जो है वो जो गंद फेंक रहा है वो प्योर व्हाइटिश ना हो, थोड़ा सा वो रेडिश हो। प्योर खून नहीं फेंकता जानवर, खून नहीं फेंकता, खून नमा चीज को फेंकता है, ब्लड वो कुछ फिक्स सी चीज होती है, वो जेले में ही आता है। अगर शेमन रख दो तो नहीं सीमन रखना, जब तक एनिमल अंदर से क्लियर नहीं हो जाता तब तक सीमन नहीं रहता। कैसे पता चलेगा क्लियर हो गया? यूट्राइन हॉर्न पल्पेट करो, उसके दोनों हाथ बराबर हो जाने चाहिए, बराबर नहीं तो एटलीस्ट बराबर होने के करीब हो कि 19-20 का फर्क हो। जैसे कि कल वो यूट्रस में था, वो प्रेग्नेंट वाली थी, एक माँ वाली, इतना हम कह सकते हैं। अगर वो बोला है तो अगर वो गंद फेंक रहा है ये वाला, आप देख रहे हैं, तो उसको इंट्रा यूट्राइन वाश दो। उसको इंसेमिनेट उस वक्त करना आप लोगों ने जब तक कि उसका म्यूकस जो है वो क्लियर ना हो। सर आज ये कि यूट्रस में आज से दो सर्विस डबल सर्विस नॉर्मल होता है यूट्रस, लेकिन प्रेगनेंसी में फिर जब कंसुलेशन होती तब कैसे करेगा? डबल सर्विक्स जो है वो एनिमल जो है वो होता है, लेकिन ये एनिमल जो है ये फील्ड के एप्लीकेबल नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? कि दो मुंह वाली जो है वो सर्विक्स जो है हमारे पास,
एक यूट्रस हो, 2 सर्विक्स हो, वो होती नहीं। ये कुदरती जेनेटिक डिफेक्ट है। बाजू का यूट्रस वेल डेवलप नहीं होता, हॉर्न्स वेल डेवलप नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट से रह जाता है।